आलिया भट्ट का नाम बॉलीवुड में किसी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, पर आज हम उस ग्लैमरस इमेज के पीछे छुपी कुछ ऐसे सच्चाइयों की बात करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आलिया भट्ट सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है या फिर उनकी सक्सेस का क्रेडिट उनके कनेक्शंस और प्रिविलेज को भी जाना चाहिए? ये वीडियो उन सब बातों पर गौर डालेगा जो अक्सर मीडिया हेडलाइंस में दब जाती है। कैसे आलिया भट्ट एक्टिवली रोल्स के लिए डायरेक्टर्स के पीछे पड़ जाती थी, कैसे करण जौहर ने उनको बार बार प्रमोट किया और कैसे उनकी वजह से कई दूसरी एक्ट्रेसेस को का डिजर्विंग मौका नहीं मिल पाया। शुरू करते हैं आलिया भट्ट के खुद के एफर्ट्स से। बाहर से देखने पर लगता है कि उनका करियर तो सीधा, सिंपल और सेफ रहा है, पर असल में आलिया ने अपने करियर बिल्ड करने के लिए हर वो स्टेप उठाया जो एक आउटसाइडर उठाता है। बस फर्क ये था कि उनके पास कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस थे। उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने खुद डायरेक्टर से रोल्स के लिए भीख मांगे। एक इंटरव्यू में आलिया ने बताया कि जब उन्होंने कलंक मूवी के बारे में सुना तो उन्होंने अभिषेक वर्मन को क्लियरली कह दिया था कि अगर मुझे इस फिल्म में कास्ट नहीं किया तो मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगी। ये इमोशनल लेवरेज एक आउटसाइडर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्या कोई नॉर्मल स्ट्रगलर डायरेक्टर को ये कह सकता है मैं अपसेट हो जाऊंगी अगर आपने मुझे कास्ट नहीं किया? इसी तरह जब आलिया ने एसएस राजामौली को एयरपोर्ट पे देखा तो वो उनसे मिलने चली गई सिर्फ इसीलिए कि उनको आरआरआर में काम चाहिए था। राजामौली उस वक्त एक्टिवली फीमेल लीड के लिए देख नहीं रहे थे, लेकिन आलिया ने उनको बोला मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, बस एक रोल दे दीजिए। इस लेवल का एक्सेस, ये कैजुअल मीटिंग, ये सब एक प्रिविलेज की निशानी है और इस प्रिविलेज का सबसे बड़ा नाम है करण जौहर। करण जौहर ने सिर्फ आलिया को लॉन्च नहीं किया बल्कि उनका करियर हर मोड पे सेफगार्ड किया। करण जौहर के लिए आलिया एक डॉटर जैसी है। उन्होंने खुद ये बात कई बार बोली है। इस जगह से उनका बायसनेस हर जगह दिखता है। कॉफी विद करण में जब भी एक्ट्रेसेस का डिस्कशन होता है, करण आलिया को कंपेयर करके दूसरी एक्ट्रेसेस को नीचा दिखाते हैं। उनके लिए आलिया हमेशा सबसे टैलेंटेड, सबसे हार्डवर्किंग और सबसे डिजर्विंग होती है। पर जब ये पर्सनल प्रेफरेंस कास्टिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लगे तब प्रॉब्लम शुरू होती है। ऐसे कई इंस्टेंसेस है जहाँ पे डायरेक्टर्स ने आलिया को रोल देना इनिशियली सोचा भी नहीं था, लेकिन करण जौहर ने उन्हें मना लिया। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2014 में जब इम्तियाज अली हाईवे बना रहे थे तब उनका विजन एक थोड़ी मैच्योर और इमोशनली लेयर्ड एक्ट्रेस को कास्ट करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या राय उनकी लिस्ट में थी। आलिया उस वक्त इंडस्ट्री में एक क्यूट स्टूडेंट वाली इमेज के साथ थी, लेकिन करण जौहर ने इम्तियाज से पर्सनली बात की और आलिया को रिकमेंड किया। इम्तियाज अली ने आलिया को तब तक ऑन स्क्रीन देखा भी नहीं था। उनका ऑडिशन भी एवरेज था, लेकिन फिर भी उन्हें कास्ट किया गया। आप सोचिए, अगर कोई आउटसाइडर एक्ट्रेस होती जिसका ऑडिशन एवरेज होता, जिसे डायरेक्टर जानता भी नहीं, क्या उसे चांस मिलता? अगला एग्जांपल है शानदार मूवी का। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप थी, लेकिन इसकी कास्टिंग स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। पहले दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया था, तब उस टाइम पे वो टॉप स्टार थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी एक्ट्रेसेस का नाम चला, लेकिन आलिया जो कि शॉर्टलिस्ट में भी नहीं थी, फिर भी प्रोड्यूसर करण जौहर ने इंसिस्ट किया कि आलिया को कास्ट करो और वही हुआ। डियर जिंदगी के लिए डायरेक्टर गौरी शिंदे को एक मैच्योर लुकिंग और थोड़ी एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस चाहिए थी जिसे एसआरके के ऑपोजिट कास्ट किया जा सके। उन्होंने इनिशियली कटरीना कैफ और परिणीति चोपड़ा जैसे नाम सोच रखे थे, पर करण जौहर जो को प्रोड्यूसर थे उन्होंने गौरी को आलिया के फेवर में कन्विंस किया। रिजल्ट, फिल्म काफी अच्छी थी, पर क्या ये रोल जेन्युइनली आलिया के एज और प्रेजेंस के लिए था? अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। सबसे कंट्रोवर्शियल केस था गंगूबाई काठियावाड़ी का। ये रोल ओरिजिनली किसी और एक्ट्रेस के लिए सोचा गया था। जब भंसाली और सलमान खान की फिल्म इंशाअल्लाह कैंसिल हुई, आलिया बहुत अपसेट हो गई। करण जौहर ने पर्सनली संजय लीला भंसाली से बात की। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि किसी भी तरीके से आलिया के लिए एक रोल बनाए। भंसाली ने फिर गंगूबाई के लिए आलिया को कास्ट किया एंड कहा जाता है कि आलिया ने खुद को कमरे में बंद भी कर लिया था कई दिनों तक सिर्फ इस रोल के लिए। आप सोचिए, अगर इंशाअल्लाह कैंसिल नहीं होती तो क्या गंगूबाई आलिया की होती और क्या भंसाली किसी और एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे होते? और फिर आरआरआर, एक पैन इंडिया फिल्म जिसमें आलिया का कैरेक्टर बेयरली 10 से 12 मिनट का था, लेकिन उन्होंने उस रोल के लिए खुद राजामौली से एयरपोर्ट में मिलकर रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने बोला था मुझे पता है आप किसी फीमेल लीड के लिए देख रहे हो, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। इतना कॉन्फिडेंस और इतनी इन्फॉर्मेशन ये किसी इनसाइडर के पास ही हो सकती है। फिल्म जिगरा के दौरान भी आलिया डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थी। करण जौहर के फोर्स करने के बाद ही वासन बाला ने आलिया को कास्ट किया था एंड ये चीज एक इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था और उसके बाद इंटरनेट पे आलिया और करण को बहुत गालियां भी पड़ रही थी। अब सवाल उठता है, क्या आलिया भट्ट टैलेंटेड नहीं है? बिल्कुल है। उन्होंने हाईवे, राजी, गंगूबाई जैसे रोल्स में परफॉर्म करके दिखाया है, लेकिन ये टैलेंट क्या उनके प्रिविलेज के बिना शाइन करता? ये डिस्कशन सिर्फ आलिया के अगेंस्ट नहीं है, ये पूरी सिस्टम के अगेंस्ट है जो कुछ सिलेक्टेड लोगों को हर वक्त बेस्ट स्क्रिप्ट्स, बेस्ट डायरेक्टर्स और बेस्ट बैनर्स देता है। आप किसी आउटसाइडर एक्ट्रेस का नाम लीजिए, राधिका मदान, सानिया मल्होत्रा, तिलोत्तमा शोम, इनके पास वो रोल्स क्यों नहीं जाते? क्या ये लोग कम टैलेंटेड है? क्या गंगूबाई में एक मैच्योर लुकिंग, थोड़ी अर्दी, रूटेड एक्ट्रेस का होना ज्यादा बिलीवेबल नहीं होता? क्या डियर जिंदगी में एक थोड़ी एक्सपीरियंस्ड और एजेड हीरोइन एसआरके के ऑपोजिट नेचुरल नहीं लगती? ये सब सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जब एक ही एक्ट्रेस को बार बार बड़े प्रोजेक्ट्स में डाला जाता है तो दूसरी एक्ट्रेसेस के लिए डोर्स बंद हो जाते हैं। जो लोग ऑडिशंस दे रहे होते हैं, जो स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं, उनका सपना यही
मर जाता है। आलिया भट्ट के पास महेश भट्ट का लीगेसी था, करण जौहर का सपोर्ट था और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था जहां उनकी फेलियर्स भी उनके खिलाफ नहीं जाती थी। शानदार फ्लॉप हुई, फिर भी रोल्स मिलते रहे। कलंक ने क्रिटिक्स को डिसअपॉइंट किया, फिर भी उनका करियर सेफ रहा। ये सब इसीलिए हो पाता है क्योंकि सिस्टम इन्हें अलाउ करता है। क्या आपने कभी सुना है किसी आउटसाइडर ने किसी डायरेक्टर को बोला हो अगर आपने मुझे कास्ट नहीं किया तो मैं अपसेट हो जाऊंगी? नहीं, क्योंकि उनके पास ये लग्जरी नहीं होती। उनके पास सिर्फ ऑडिशंस और रिजेक्शंस होते हैं। और ये प्रिविलेज सिर्फ आलिया तक सीमित नहीं है। नेपोटिज्म एक पूरा इकोसिस्टम है जहां हर एक स्टार किड को हर वक्त एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या फेलियर। करण जौहर का ऑब्सेशन आलिया के साथ किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने ओपनली बोला है कि वो आलिया को इंडस्ट्री की फाइनेस्ट एक्ट्रेस मानते हैं। हर इंटरव्यू, हर शो में वो आलिया को प्रेज करते हैं और दूसरी एक्ट्रेसेस के ऊपर उनका कंपैरिजन थोपते हैं। आपको याद होगा कॉफी विद करण में उन्होंने बोला था आलिया इज द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ दिस जनरेशन। ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट होता है। क्या ये इम्पार्शियल है? क्या ये एक प्रोड्यूसर का न्यूट्रल ओपिनियन है? द आंसर इज नो। और जब प्रोड्यूसर खुद इतना बायस्ड हो तो उनकी कास्टिंग डिसीजंस भी बायस्ड होती हैं। आज हम एक ऐसे बॉलीवुड में जी रहे हैं जहां आउटसाइडर के लिए डोर्स कम और इनसाइडर्स के लिए रेड कार्पेट ज्यादा बिछा होता है। आलिया भट्ट की जर्नी इंस्पायर करने वाली हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ हाफ ट्रूथ है। असली स्टोरी तब समझ आती है जब आप देखते हो कि उस जर्नी के रास्ते कैसे स्मूथ किए गए थे, कैसे हर कदम पर कोई ना कोई बड़ा नाम उनका सपोर्ट कर रहा था, कैसे उनको रोल्स मिलते रहे जबकि दूसरे ऑडिशंस में रिजेक्ट होते रहे। इसीलिए ये कहना जरूरी है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सेस और प्रिविलेज उस टैलेंट को शेप करते हैं। और जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होता, आउटसाइडर्स के लिए बॉलीवुड एक अनइक्वल बैटलफील्ड रहेगा। सो वेल, दैट्स द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।